नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज़। मेरे खुसूसी प्रोग्राम 4Q में आपका खैर मकदम करता हूँ। मौजू दरअसल हम आज कश्मीर पर बात करने वाले हैं और वो भी रिवायती नहीं, क्योंकि तमाम चैनल आप देख रहे होंगे, तमाम मीडिया देखा होगा, अजीब अजीब किस्म के मुबाहिसे, स्लोगन्स वो सब आप सुन रहे होंगे। यहाँ मसला ये है कि इलेक्शन में कौन जीता कौन हारा वो अलग बात है। ये इलेक्शन हुआ, इस डेमोक्रेसी में लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ मेरे ख़्याल से आज हम अपनी पूरी टीम से भी ये राय जान लेते हैं कि तमाम जो हमारे हिंदी चैनल हैं वो किस तरह की गुफ्तगू करते रहे हैं, इन तमाम लोगों को क्या कहते रहे हैं और इसके पीछे क्या नताइज हैं। एक बात ज़रूर मैं आपको यहाँ याद दिलाता चलूँ कि अभी शाम के 4 बज रहे हैं। इस वक्त जो रुझान हमें देखने को मिल रहे हैं वो लगभग 81-82 पर जो है वो बड़ा तासिल बनाए हुए हैं। गुपकार जो संगठन था जिन्होंने इकट्ठा होकर बात किया, और दूसरी तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी, जिसमें जो पूरा बीजेपी का रीजन भी माना जाता है, जम्मू वाला रीजन मिलाकर भी 41-2 के आसपास दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो इन पार्टियों में शामिल नहीं हैं उनकी भी काफ़ी बड़ी तादाद है। कांग्रेस ने भी अच्छा किया है। तो कुल मिलाकर ये एक अलग बात है कि इसे नतीजे आप देख रहे हैं, आप देखते रहेंगे। मेरे प्रोग्राम के बाद तक भी शायद आपको नतीजे मिल जाएं। हम असली मुद्दे पर बात करते हैं कि हमारे जो सीनियर एंकर हैं, जिनकी न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत कायदे से देखते हैं, सराहते हैं, हमारा साथ देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। मैं शकील साहब से भी इस बारे में जानना चाहूँगा। शकील साहब खैर मकदम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शकील साहब आप एक बात बताइए, जो इस वक्त ये जो आपने देखा था अभी तक हिंदी मीडिया में, ये लोग बात करते थे कि गुपकार गैंग और टेररिस्ट और आतंकवादी और पूरा कश्मीर अलगाववाद चाहता है, ये तमाम तरह की अजीब अजीब गुफ्तगू आज तक लगातार कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप कि इन तमाम लोगों ने इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी के सिस्टम में भाग लिया? हिंदुस्तान की सरकार ने जो कुछ फैसला किया उसमें लोकतांत्रिक तरीके से हिस्सा लेकर अगर वोट दिया, तो इसका मतलब ये हिंदी मीडिया, भारत जो RSS और बीजेपी का जो एजेंडा है वो तो ये कह रहा है कि पूरा कश्मीर तो जो है वो अलगाववादी है, ये तो गैंग है, ये तो कुछ करना ही नहीं चाहते। फिर ये इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में वोट डालने घरों से निकले और ये एक तरह से अप्रूव किया है इन्होंने इस पूरे इलेक्शन को और हिंदुस्तान के साथ रहने को। इस पर अब आपका क्या विचार है? देखिए, जैसा कि हमने कल भी बात की थी मुबाहिसे में कि जहाँ तक अगर अपोजिशन अगर कुछ बात कहती है तो जिस तरह का जो पैटर्न है, जो एजेंडा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि लोग हुकूमत नहीं चलाते, एजेंडा ज़्यादा चला रहे हैं अपना, ये हम देख रहे हैं, हर हालात में देख रहे हैं। अब कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, अगर इनका अलायंस अगर जीत जाता था तो ये कहते थे कि भाई देखो जमहूरियत की फतह हुई है। लेकिन अब चूंकि गुपकार अलायंस में देख रहा हूँ कि 86, जो हम 4 बजे की बात करें, 86 पर इस वक्त वो लोग आगे हैं और बीजेपी 46 पर है और कांग्रेस के 21-20 है। और फिर अब जैसा कि देख रहा था कि श्रीनगर में भी 14 DDC की नशीसें थी, वहाँ पर इंडिपेंडेंट 7 पर कामयाब हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा है। लेकिन ये जमहूरी जो अमल का हिस्सा है, तो क्या मैं ये समझता हूँ कि वादी कश्मीर के अंदर जमहूरी अमल का हिस्सा सिर्फ आप वोट डालने तक ही से महदूद रखेंगे? जमहूरियत के कई और मायने होती हैं, जैसा कि जमहूरियत कश्मीरियत की बात हुआ। नहीं, हाँ मैं बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल आ रहा हूँ आपकी बात पे। देखिए शकील भाई शायद ये कहना चाहते हैं कि कश्मीरियों ने जमहूरियत के पर्व में हिस्सा लेकर ये साबित किया कि वो 100% हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं। उन्होंने जमहूरियत को इस हालात में तस्लीम किया कि 1 साल तक उनको बंद रखा गया, कैद रखा गया, उसके बाद भी उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम में यकीन दिलाया। मगर सरकार और मीडिया और एक विचार की तरफ से उनके साथ जमहूरी हुकूक या जमहूरी जो तर्ज अमल है वो क्या अपनाया जा रहा है, शायद ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था कि जमहूरियत की बात की जाती है, कश्मीरियत की बात की जाती है। क्या आपने देख लिया कि जमहूरियत का कितना बड़ा पर्व जिसे कहते हैं राय दही, पूरी कश्मीर की जनता निकल कर आए, 50% से ज्यादा की राय दही हुई। लोग कड़ाके की सर्दी, ठंडी, बर्फ के अंदर लोग खड़े रहे, राय दही मराकिस पर खड़े रहे, लोग वोट डालने के लिए आए। तो मैं ये समझता हूं कि सिर्फ इंतखाबात की हद तक कश्मीरियों की जांच नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात। चलिए ये तो इंतखाब है कि DDC के छोटे इंतखाब है, अब उसके बाद जो भी इंतखाबात आएंगे या फिर बाद में कश्मीरियों का जो हक है, तो क्या जमहूरियत के दायरे में उन्हें मिल पाएगा?
जैसा कि आप गुज़िश्ता साल के जब 5 अगस्त का दिन तो सबको याद है कि जिस तरह का हुआ था, आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर की तरक्की के दावे किए गए, एलजी को बदल दिया गया, अब नए एलजी आए हैं। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जमहूरियत की सिर्फ बातें कागज़ तक महदूद नहीं होनी चाहिए, या फिर आपको अगर हुकूमत चलानी है तो आप सही ढंग से हुकूमत चलाइए, एजेंडे को मत चलाइए। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि एजेंडे को मत चलाइए, हुकूमत चलाइए, और वो हुकूमत होनी चाहिए जो सबके लिए एक हो हुकूमत। और आप जमहूरियत की अगर दम भरते हैं कश्मीरियों के लिए, तो आज आपने देखा कि आपकी जितनी भी नफरतों की जो भी सियासत थी, कश्मीरियों ने उसकी मट्टी पलीत की है और कश्मीरियों ने भारी तादाद में निकलकर वोट दिया है, नतायज सामने आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि यहां तक सिर्फ महदूद जो होना चाहिए वो दावों तक महदूद नहीं होना चाहिए। जमहूरियत की अगर आप दीवार खड़े करने की बात करते हैं कश्मीरियों के अंदर, तो उनका एतमाद बहाली के साथ साथ उनके हुकूक की बहाली, ये सबसे बड़ा रहेगा अगर आप इसके पीछे आगे बढ़ते हैं। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों यहाँ शकील साहब ये कहना चाहते हैं दरअसल कि देखिएगा कि जो तर्ज अमल है बेसिकली उस पर जो जनता थी, जो कश्मीर की आवाम थी, उसने अपना जो एक रोल था वो प्ले कर दिया है और ये सबूत दिया है कि वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में हिस्सा ले रहे हैं, यकीन जता रहे हैं। अब सरकार या वो लोग जहाँ हिंदुस्तान भर के तमाम इलाकों में कश्मीरी जाते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होता है, उनको क्या क्या कहा जाता है, उनके साथ क्या तर्ज अमल पेश आया जाता है, ये सब आप लोग तमाम देख रहे हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि सरकार या वो लोग जो अभी भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और लोकतांत्रिक पार्टी में भी को भी क्या कहा जा रहा है, उस पर हम आज बाकर साहब से मुबाहिसे में तो आपकी बात होती रहती है, आज हम 4Q में बाकर साहब से बात करेंगे। बाकर साहब खैर मकदम है आपका। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जनाब आप एक बात बताइए कि ये आप कश्मीर को लगातार कवर करते हैं और 1 घंटा जो कश्मीरियों की तमाम ताज़ा तरीन खबरें होते हैं रोज़ रूबरू उनसे कराते हैं, मुबाहिसे में भी उनको लगातार कवर करते हैं और मेरे ख्याल से हमारी तरफ से तो आप यहाँ 4TV में कश्मीर स्पेशलिस्ट पूरी तरह से हैं। मगर एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से अभी भी गुपकार गैंग कहा गया, मैं ये मानता हूँ कि ये वो तमाम पार्टियाँ हैं जो गालियाँ खाने के बावजूद लोकतंत्र में उन्होंने हिंदुस्तान के साथ रहने का फैसला करते हुए इस लोकतांत्रिक इलेक्शन में हिस्सा लिया। जीत हार अलग बात, सवाल ये उठता है कि आज भी हिंदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप और तमाम एक सोच उनको लगातार आज भी आतंकवादी कह रही है, गैंग कह रही है। क्या ये नहीं चाहते कि क्या कश्मीर का मुसलमान जो है वो सिर्फ ये इलेक्शन कराएं और वो लोकतांत्रिक जो पार्टियां हैं वो हिस्सा न लें, सिर्फ बीजेपी अकेले इलेक्शन लड़ती, जीत जाती और एक तरह से इनको डिक्टेटरशिप कबूल न करनी चाहिए थी? मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। आप आवाम के हवाले से कह रहे हैं, मतलब जो जिन्होंने लोकतांत्रिक मामले में या फिर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें हिस्सा लिया, ये कह रहे हैं, या लोगों के हवाले से आप कह रहे हैं? दोनों बातें हैं। देखिए लोगों ने हिस्सा लिया, वोट दिया, इलेक्शन हुए। दूसरी बात, ये जो पार्टियां हैं जिनको ये कहा जा रहा है ये अलगाववादी हैं, अगर ये अलगाववादी हैं तो इन्होंने चुनाव क्यों लड़ा, और चुनाव लड़ा तो क्यों उसको हिंदुस्तान के साथ जोड़कर क्यों नहीं देखा जाता या उसका सही एक्सप्लेन क्यों नहीं किया गया? देखिए, ये वक्त के लिहाज से अगर हम बीजेपी की बात करें तो इन्होंने हमेशा अपनी बात पर हमेशा कायम नहीं रहे, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। वो पार्टियां जिनका आपने खुद साथ लिया और उनके साथ आपने हुकूमत बनाई, सत्ता आपने चलाई, और फिर एक वक्त आने के बाद जो है आप जो है उनको गैंग कह देते हैं, आप उनको कुछ भी नाम दे देते हैं, आप उनको आतंकवाद से मिला देते हैं, आप उनको देशद्रोही बता देते हैं। तो ये खुद लोग समझ रहे हैं, खुद जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इसको अच्छी तरह से समझती है कि ये जो है सिर्फ इलेक्शन का फंडा है। ये सोच रहे थे कि ये जो DDC इंतखाबात हैं इसमें ना NC सामने आएगी ना PDP सामने आएगी, बल्कि इन्हीं के नुमाइंदे होंगे और कुछ जो है इनके बनाए हुए, मैं ज़रूर कहूँगा बनाए हुए कुछ पार्टियां, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जिनको खड़ा किया गया, जो PDP से कुछ निकाले गए, जो NC से कुछ निकाले गए, उनका इस्तेमाल किया जाता और कुछ आज़ाद को ठहरा दिया जाता, और एक तरफ बीजेपी होती और दूसरी तरफ ये पार्टियां जो है इलेक्शंस में हिस्सा ना लेती। लेकिन अनएक्सपेक्टेड जब इन पार्टियों ने ऐलान किया कि नहीं हम जो है ये DDC इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, तब जो है इनको बहुत इन्होंने सोचा नहीं था कि ये लोग इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। जैसे ही इन्होंने ऐलान किया तो इनकी ज़मीन जो है पैरों से निकल गई और उन्होंने जान लिया कि कश्मीर में इनका क्या हाशिर होने वाला है। बहरहाल जम्मू में भी जो है क्या हाशिर होने वाला है थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। जी देखिए, मेरा एक बात तो आपने सही बात है, जो सूरत हाल है वो बताई है। मैंने ये भी कहा है कि अगर एक तरफ जो कश्मीर में भी मेरा ये मानना है कि लोग ये कहते हैं कि जो ये PDP है या फिर जो NC है, ये पार्टियाँ हिंदुस्तान समर्थक हैं, इसीलिए ये इलेक्शन
में हिस्सा लेती रही हैं, जो लोग, कुछ लोग हर जगह पे हर तरह के पाए जाते हैं, इनको हिंदुस्तान नवाज जो है पार्टी कहा जाता है। और हिंदुस्तान की जो मुख्य सत्ताधारी पार्टी है वो इन्हें गैंग कह रही है, वो इन्हें आतंकवादी कह रही है। ये अब इलेक्शन में हिस्सा लेने के बावजूद भी आज के मीडिया में अगर आप सुनेंगे तो यहाँ गैंग की बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बाकायदा इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मतलब फिर क्या इन्होंने ठीक किया या गलत किया? और अब जो सरकार, एक सवाल और का जवाब दे दीजिएगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डायरेक्टर जो चुने जा रहे हैं, ये जो इनको अधिकार देने थे, जी, क्या वो दिए जाएंगे या इनकी जीत के बाद उनमें कुछ तब्दीली आने की संभावना है? देखिए, पहले ही से जो पंचों सरपंचों की बात करें तो आए रोज पंच और सरपंच जो है एहतजाज करते रहे हैं। इनकी तनख्वाहें तक बराबर नहीं है, इनका मेंटेनेंस तक बराबर नहीं है। और जहां पर अगर हम कैजुअल लेबर्स की बात करें, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कुछ जो एक नज़म होता है उसकी बात करें, तो बड़ी तादाद में रोज़ाना जो है सड़कों पर आते हैं और एहतजाज करते हैं। जो कुछ चल रहा है आपने बराबर उसकी फंड्स जारी नहीं किए। अब डीडीसी को लेकर आप क्या करेंगे? सवाल ये बहुत बड़ा है। पहले ही से ये सारे इंतजामात हैं, पहले ही से करने वाला जितना एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब कर रहा है। अब डीडीसी जो पहली नौयत के आप इंतखाबात जम्मू कश्मीर में करवा रहे हैं, सबसे पहले इसी पर क्वेश्चन लगा कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। अगर आपको करवाना होता तो आप असेंबली इलेक्शंस करवाते। आप जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड आपने बर्खास्त कर दिया, वो स्टेटहुड को बहाल करते और लोग जो एमएलएस होते अपने अपने हल्के का, वो खुद जो है इंचार्ज होता, वो खुद काम करता। लेकिन नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल नया नक्शा लाना चाह रहे थे और इस लिहाज से आपने एक पहली नौयत का डीडीसी इलेक्शन यहाँ पर करवाया। और आपने ये सोचा था कि यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं वो इसमें नहीं आएंगी, लिहाजा सारा मैदान जो है हम मार लेंगे। अब जहाँ तक आपने कहा कि जो है इनको जो है देशद्रोही या फलां फलां कहा गया, मुख्तलिफ नाम दिए गए, जबकि ये इनके साथ रहे, तो बताइए आप बिहार में जो इलेक्शन हुए थे, जो सेक्युलर इत्तेहाद बना था, उसको क्या कहा गया था? अगर ये जीतेंगे तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा। तो ये तो कश्मीरी हैं। एक देखिए, एक और आखिरी सवाल भी आपसे भी कर लूँ कि ये तो हमने मान लिया, ये तो जो कश्मीर के साथ जो हो रहा है, जो वहाँ के लोगों के साथ हो रहा है, ये सब तो चल ही रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जो ये अपनी पार्टियों ने जो हिस्सा लिया या भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जो करवाना चाहती थी, कहीं ये था कि इंटरनेशनल बिरादरी को ये दिखाने के लिए कि वहाँ की जनता जो है वो खुश है और ये तमाम फैसले पर सहमति की मोहर लगती है, जो कि लग गई है, तो इस मोहर को दिखाने के लिए सिर्फ इलेक्शन करवाए गए? ये बात आपकी दुरुस्त है, ये कोशिश ज़रूर हुई है, लेकिन ये कोशिश तब कामयाब होती जब आप असेंबली इलेक्शंस करवाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं करवाया। उसमें कुछ पैमाना है आपका कि हालात साजगार तब होंगे जब हम इलेक्शंस करवाएंगे, इसमें आपका कुछ और मंशा है। और यहाँ पर बात ये है कि जो इंटरनेशनल जो आलमी बरादरी है वो अच्छी तरह से देख रही है, वो समझ रही है कि क्या कुछ चल रहा है। अगर ये सारा कुछ नॉर्मल है तो जिस तरह से कश्मीरी सवाल करते हैं 9 लाख फौज यहाँ पर क्या कर रही है, आप हटाएं। सब कुछ नॉर्मल है तो सब कुछ नॉर्मल कर दें और फिर साथ ही साथ आप जो है इलेक्शन करवाएं आराम से। देखिए दोस्तों, भाकर साहब ने बड़ा सीधा सवाल उठाया है कि अगर बैक टू नॉर्मल सब चीज़ें आ गई हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले लिया गया है, तो ये चीज़ें अब इस पोजीशन में आ जाती हैं कि सरकार को चाहिए कि अब उनको रिलीफ दिया जाए, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में उन्होंने अपना हिस्सा दिखा दिया है, रोल दिखा दिया है। हालांकि ये बात भी उन्होंने कही है कि हो सकता है कि ये तब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दिखाने के लिए किया गया हो, मगर इतनी बड़ी बात को तमाम लोग समझते हुए, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो बहुत ही धुरंधर राजनेता कश्मीर में होते हैं, फारूक अब्दुल्ला जैसे, गुलाम नबी आज़ाद जैसे, उसके बावजूद अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो लोग हिस्सा लेते हैं, यानी इंटरनेशनल बिरादरी को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है वहाँ की पार्टियाँ और वहाँ की जनता कि ठीक है, हम लोग हिंदुस्तान के साथ हैं और हिंदुस्तान के फैसले के साथ हैं, उसके बावजूद हिंदी चैनलों पर लगातार उनको आतंकवादी कहना, लगातार उनको जो है अलगाववादी कहना, लगातार जो है एक मेरे ख्याल से कोई रागी जो होगा वटेवर, मतलब भारतीय जनता पार्टी का भी हम देख रहे हैं दूसरे चैनलों पर बैठकर वो ये बात कह रहे हैं। ये तो जो है बिल्कुल, ये तो भारत नवाज नहीं है। मतलब उन्होंने, किसी ने, एंकर ने सवाल किया कि जो कश्मीर में एक या 2 या 4 जो भी भारतीय जनता पार्टी के जीतने या हारने वाले हो, तो अभी आके पता चलेगा। तो एंकर का सवाल ये था कि अगर यहाँ पर जो है बीजेपी हार गई है कश्मीर वाले रीजन में, तो उस पर ये एंकर कहता है ये लोग तो देश का भला ही नहीं चाहते, ये देश के साथ खड़े ही नहीं है। यानी इनका मतलब है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है सिर्फ वो देश के साथ है, और बाकी लोकतांत्रिक पार्टियों के साथ अगर कोई खड़ा है वो देश के साथ नहीं है। अरे होश की खबर लीजिए, तुम्हारी औकात है कि तुम हिंदुस्तान हो, तुम भारत हो,
औकात में रहो। ये जो लोकतांत्रिक पार्टियां तमाम जो हिस्सा लेती है वो तमाम लोकतांत्रिक है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। डॉक्टर मुमताज़ सनम, आपका खैर मकदम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो कह रहे हैं बजा कह रहे हैं कि मीडिया ने अपना एतबार जो है वो खो दिया है। मीडिया हालांकि एक ऐसी रुआबदार चीज़ हुआ करती है जो कि चौथा स्तन कहा जाता है समाज का, लेकिन वो आज बिकाऊ हो गई है। तो ये सारी बातें जो है मीडिया की गलत फैलाई हुई अफवाहें हैं। और गवर्नमेंट को गलत कहना, एक तरह से ये कह रहे हैं मोदी अगर किसी पार्टी को गलत कहना, वो कह रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान को ही गलत कह दिया है। और कहीं भी जा रहे हैं आप जुल्म ढा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये अंधेरे अभी मात खा जाएंगे, कोई पलकों पे लेकर दिया तो चले। जो सज़ा आप दी मुनासिब मगर हम गुनाहगार क्यों है पता तो चले। वाह वाह, क्या बात है दोस्तों। डॉक्टर साहबा ने बहुत ज़बरदस्त शेर कहा है। ज़रा मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि दोबारा एक बार इस शेर को फिर रिपीट करें और सरकार कान खोल के सुने। बिल्कुल, ये अंधेरे अभी मात खा जाएंगे, कोई पलकों पे लेकर दिया तो चले। जो सज़ा आपने दी मुनासिब मगर हम गुनाहगार क्यों हैं पता तो चले। और जिसको सज़ा दी जा रही है उसको खुद नहीं पता कि वो किस गुनाह की सज़ा भुगत रहा है। और जुल्म सहना भी सबसे बड़ा गुनाह है। तो ये जो जुल्म सहे जा रहे हैं हर जगह, तो बेकार में जुल्म ना सहें। जिस तरह से गुप्कर गैंग बनाकर, गुप्कर गैंग हम नहीं कहेंगे, वो एक पार्टी है जो कि सारी पार्टियों को उन्होंने एकजा किया है। और इसी बहाने ही सही सारी जो पार्टियां बिखर गई थी, जिनमें इंतशार हो गया था, वो एकजा हुई हैं। तो इसी तरह से हम भी आपस में सारे हिंदुस्तानी एकजा हो जाएं और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो देखते हैं कि जुल्म कैसे आगे बढ़ेगा। वाह, क्या बात है। हमारा जिम्मा है, हमारा फर्ज है। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए दोस्तों, यहाँ डॉक्टर मुमताज़ सनम ने आपको एक पैगाम दिया, सरकार को एक पैगाम दिया, आवाम को एक पैगाम दिया, और तमाम हिंदुस्तान की वो आवाम जो हिंदुस्तानियत में यकीन रखती है, एक हिंदुस्तान एक भारत को जो है वो देखना चाहती है, पुरानी मोहब्बतों को ज़िंदा करना चाहते हैं, उन तमाम को लताड़ने वाले लोगों के ख़िलाफ़ मुझे लगता है कि तमाम जो आवाज़ें हैं वो अब सामने आनी चाहिए। और मैं अब आपको मुलाकात करवाता हूँ डॉक्टर गौसिया साहिबा से। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत ही काबिल मतलब ज़हीन इंसान है, एंकर तो हैं ही, उसके अलावा उनकी जो PhD है, उनकी जो महारत है वो कमाल की है। और तमाम समाज को लेकर, इंसानियत को लेकर वो एंकर के अलावा भी ज़मीन पर काम करते रहती हैं। तो मैं उनसे थोड़े से सवाल कर लेता हूँ। गौसिया साहिबा, आपका खैर मकदम है मेरे प्रोग्राम में। जी देखिए, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज हिंदुस्तान की जो आपके हैदराबाद में भी हमने जो देखा, जिस तरीके से नफ़रत भरे जुमले बोले गए, जिस तरीके से मीडिया ने इसको उछालने की कोशिश की, और एक तरफ जब वाक़या आता है भारतीय जनता पार्टी का, तो यही जो हिंदी टेलीविज़न है वो ये कहते हैं कि देखिए अमित शाह के किसी भी प्रोग्राम में हैदराबाद जैसी जगह में कितनी भीड़ है, एक इंच भी खाली नहीं है। वो एक तरफ ये तासुर पेश कर रही, यही मीडिया जब किसान इकट्ठे होते हैं या अपनी मांग को लेकर, इंसानी हुकूक की मांग कोई करता है, उनको कहते हैं तुम्हें कोरोना हो जाएगा, तुमको हट जाना चाहिए, तुम देशद्रोही हो। और दूसरी तरफ अपने जो है वो अपने संगठनों में, बंगाल में भी ये भीड़ कर रहे हैं। तो बहरहाल ये मीडिया और ऐसी पार्टी को क्या हो गया, और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, अब ये आपने जो अभी गुफ्तगू की है उसके ताल्लुक़ से हम तो यही कह सकते हैं कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। नसीम साहब, मैं यही कहूँगी कि हम जो जमहूरियत की वैल्यू की बातें करते हैं, हम जो ख़दरों की बातें करते हैं लोकतांत्रिक की, तो हम उससे अभी बहुत पीछे हैं। एक तरह से हम देखा जाए तो हमारे पास जो सिटीज़न्स को, जो शहरियों को पहुंचाने वाली जो सहूलतें होनी चाहिए, जैसे फूड है, एजुकेशन है, हेल्थ है, और एक पुरअमन माहौल सबसे अहम, तो ये सारी चीज़ों पे हमारे पास पार्टियों के दरमियान एजेंडे में गुफ्तगू बहुत ही कम होती है, बल्कि प्रायोरिटी जो हमारी तरजीहात होती है ये बिल्कुल लास्ट में जाती है। जज्बाती नारे और आपको जहनी तौर पर मुंतशिर करने के लिए, एक तरह से कहा जाए कि ब्रेन वॉश करने के लिए सारे इशूज़ लाए जाते हैं। तो उन इशूज़ को आप सेकेंडरी रखते हुए, या बल्कि
कि उन्हें जमहूरियत से निकालते हुए फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटीज़ हो वो यही हो कि शहरियों को आप किस तरह बेहतर सहूलतें दे सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने कश्मीरियों के इंतखाबात में देखी है। यहाँ पर उनकी आंखों में ख्वाब थे। मैं ख़वातीन की बात करूँगी कि वो सर्दी के मौसम में माइनस टेम्परेचर में अपने घरों से निकलकर सुबह 7 बजे जब लाइन में खड़ी हो रही थी तो वो यही चाह रही थी कि वो जो अपनों से बिछड़ी हुई है कि एक पुरअमन माहौल मिले उन्हें। तो ये जो ख्वाब देख रहे हैं कश्मीरी, तो उनके ताल्लुक से हम यही कहेंगे कि ये न सिर्फ जमहूरियत का हिस्सा बनना चाहते हैं बल्कि एक ऐसा ही पुरअमन माहौल चाहते हैं जिसमें वो ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके। वो अपनी औलाद को और अपने जो अपने हैं जिनको वो खो रहे हैं कई सालों से, मैं जब देखती हूँ वहाँ पर उन लाशों को तो मुझे लगता है कि ये लाशें जो जन्नत का हम नमूना कहते हैं कश्मीर को, वो कैसी लाल हो रही है ज़मीन वहाँ की। तो उस ज़मीन की आवाज़ है, वहाँ की ख़वातीन की आवाज़ है कि वहाँ पुरअमन माहौल हो। तो वो जमहूरियत का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमेशा से ही चाहते रहे हैं। लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं, अब हमें पता चलेगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस अमल को रोक रही थी। अब उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है इन इंतखाबात में, तो ज़रूर हमें पता चलेगा कि वो किस तरह के माहौल को वहाँ तश्कील देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखिए यहाँ जी आऊँगा डॉक्टर साहिबा ने एक खूबसूरत सा पैगाम दिया। ये एक लिटरेट एक हमारा जो माफ़ कीजिएगा हमारा जो 4 TV का तमाम अमला है, तमाम स्टाफ है, अल्हम्दुलिल्लाह वेल एजुकेटेड है। दुनिया दीन सब चीज़ों को कायदे से समझता है, मगर अफसोस वो पता नहीं कहाँ से आते हैं, नफ़रत अपने दामन में भर के लाते हैं और तमाम हिंदुस्तान को एक ज्वालामुखी बनाते हैं। क्या कर रहे हैं इस देश के साथ में आप लोग? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं एक बार फिर बाकर साहब के पास आऊँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि दरअसल हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं। हमने निहायत एक इंसानियत की नौइयत के और हिंदुस्तान की यकजहती के नौइयत के सवालात लोगों से पूछे हैं, हम कहीं नहीं भड़का रहे हैं। आखिर में आपको आईना दिखाना भी ज़रूरी है। तो बाकर साहब अब ताज़ा स्थिति क्या है और क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब इख्तिसारन मैं ज़रूर ये कहूँगा, अभी अगर समाचार की बात करें तो अब जो गुपकार इत्तेहाद है उसको 89 और फिर बीजेपी 56 और कांग्रेस 23 और अपनी पार्टी जो है वो 10 और अन्य जो है अदर्स जो है 55। तो देखें अगर आप रेशो का कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कश्मीर का जो परसेंटेज है वो क्या है और फिर जो जम्मू में आया है ओवरऑल जो है वो क्या है। मैं यहाँ पर ज़्यादा मतलब तफसील में नहीं जाना चाहूँगा। जो प्रोग्राम आप जो पेश कर रहे हैं, मैं यकीनन यहाँ पर जो बुनियादी चीज़ें हैं जिसको लाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ तक जो बुनियादी मसले की बात है वो तो दरकिनार है। अगर उस पर बात करें तो वह सब हमने घंटों प्रोग्राम्स किए हैं मुबाहिसे में और दीगर आपके प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ में। लेकिन यहाँ पर इख्तिसारन मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से कहा जा रहा है, शाहनवाज हुसैन जो कह रहे हैं बाद में लोग जो है इलेक्शंस में आए हैं, तो ज़रूर मैं जो है यहाँ पर क्रेडिट बीजेपी को दूंगा कि बीजेपी की वजह से लोग इलेक्शंस में बड़ी तादाद में हिस्सा लिए हैं, लोग सामने आए हैं। और जिस तरह से मोहतरमा ने अभी कहा, गौसिया मैडम ने, कि लोगों ने जो है बिल्कुल कड़ाके की सर्दी में निकल कर ख़वातीन ने जो है वोट का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल किया है। लेकिन इसका क्रेडिट भी बीजेपी को जाता है। लेकिन बीजेपी को सत्ता से और उन एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात से दूर रखने के लिए ज़रूर मैं कहूँगा कि लोग घर से बाहर निकल कर आए। इसका कोई ताल्लुक़ मसले कश्मीर से नहीं है। ये जो कोशिश की जा रही है कि इसको मसले कश्मीर से जोड़ा जा रहा है या फिर ये समझा जा रहा है कि बहुत बड़ी जीत है, जनाब लोग निकल रहे हैं। अब वो ये भी सोच रहे हैं, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों के एहसासात जो हैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि हमारी कोशिश ये है कि ये हमारे सरों पर तो बैठ गए, मरकज़ में भी बैठ गए, यहाँ पर भी बैठ गए थे और अब भी बैठे हुए हैं। अब तो आलम ये हो जाएगा कि डीडीसी इलेक्शंस में इसमें भी अगर हम जो है निकल कर हिस्सा नहीं लेंगे तब ये बिल्कुल हमारे घरों में आ जाएंगे। यानी आलम ये होगा कि हर बात को अगर हम कोई छोटा सा काम भी करवाना चाहते हैं तो फिर ये सारे के सारे जो है मौजूद होंगे। तो इसकी वजह से हम ज़रूर क्रेडिट देंगे बीजेपी को। क्या आप देखिए आप ये क्रेडिट भी आप बीजेपी को दे सकते हैं कि लोगों में कितनी दहशत है भारतीय जनता पार्टी की कि अगर उन्होंने जो है उनके घरों तक पहुंच गए तो क्या आलम होगा। तो जो आप दूसरों को नाम देते हैं ना, गैंग आतंकवाद
आतंकवादी। अब इन लोगों के तासुर अगर समझते हैं तो आपको वो क्या कहना चाहते हैं और कितने डरे हुए हैं, कितने भयभीत हैं आपसे, ये सोच लीजिए। आपके लिए खुश होने की बात है क्योंकि आप अपने वोटरों को, अपनी जनता को यही पैगाम देना चाहते हो कि बिल्कुल यही बात मैंने कही है कि जो लोग जितने भी परसेंटेज में निकल कर आए हैं उनका मकसद यही है कि और जो मुसल्लत मामला है और ये शदीद ना हो जाए हम पर, इसके लिए वो निकल कर आए हैं। इसको मतलब अपनी कोई आप जो है जीत से ताबीर न करवाएं और जीत से कोई जो है बावर ना करवाएं। ये सुनहरे जो है आपके ख्वाब हो सकते हैं। बहरहाल जो असल मामला है वो जूं का तू बरकरार है। जब आप उसकी तरफ ध्यान देंगे तभी जो है वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसके लिए एक लंबी चौड़ी बहस की बात है। ये देरीना जो है 70 बरसों वाला मसला है। आप सिर्फ जो है DDC इंतखाबात करवा कर आप अपनी जो है जीत का ढिंढोरा ना पीटें। बहुत बहुत शुक्रिया बाकर साहब। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अपने आप से भी एक सवाल करता हूँ। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात आपने तमाम अपने जलसों में की है मोदी जी, और आपने बड़े बड़े ख्वाब इस देश को दिखाए हैं। आम आवाम पर थोपते जा रहे हैं, ये इन्हें बंद करना पड़ेगा। ये पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक ने इन्हें चुन के लाया है अपने काम के लिए। ये अपने काम ना लगवाएं पब्लिक को, और पब्लिक की बात सुने, जो आवाम है उसकी बात सुने। हर बार कोई ना कोई गलत फैसला आप थोप देते हैं और लाइन में लगा देते हैं पब्लिक को। कोई ना कोई काम दे रखते हैं आप, ताकि वो ये ना सोचे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे बुनियादी हुकूक क्या है, हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। उनका जहन इस तरफ जाने ही नहीं देते हैं आप। ये जी, ये आपका फैसला है, ये आपकी सोच है कि वो पब्लिक सर्वेंट है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी वो ये नहीं सोचती कि वो पब्लिक सर्वेंट है। वो ये समझती है कि ये जो देश है ये उनका है, जो उनके पार्टी को वोट करता है, जो उनके सिस्टम को वोट करता है, उनको सपोर्ट करता है, वो हिंदुस्तानी है। और जो उनको सपोर्ट और वोट नहीं करता है वो हिंदुस्तान का भला नहीं चाहता, वो देशद्रोही है। ये इनकी एक टेंडेंसी बन गई है। और देशद्रोही जैसे शब्द से अब डरने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, चूँकि इनके पास ये खतरनाक टूल है। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। यानी तमाम शहरों में अंधेरे हैं और आप कहते हैं कि आपने उजाले पूरी हिंदुस्तान में भर दिए। आप अपना आईना देखिए, झूठ कम बोलिए, और हमारे दुनिया भर से प्रोग्राम के जो होस्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स पर गहरी नज़र रखते हैं। फिरासत साहब से मैं आपको तारुफ करवाता हूँ, बल्कि आप देखते हैं उनको रोज़ाना और उन्हीं को सुनते हैं। मैं तो खैर अब बेवजह गुस्सा होता रहता हूँ, बड़े प्यार से आपको बताते हैं दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। तो अभी हालात, मौजूदा हालात पे जो कश्मीर के इलेक्शन हैं और पॉलिटिक्स पे जो भी बातें हैं हमने की हैं, फिरासत साहब आपका क्या तासुर है आज? देखिए, बीजेपी ने इन इंतखाबात में हर हरबा आजमाया है। यानी जो दूसरी जमातें थीं उनको रोकने की पूरी कोशिश की और तरह तरह के हरबे आजमाए, और हमारी जमहूरियत किस कदर मैच्योर है हम सब अच्छी तरह जानते हैं। इसके बावजूद जब गुपकार इत्तेहाद बनाया गया तो उन्होंने बीजेपी और अमित शाह के कैलकुलेशंस को यानी ढेर कर दिया एक लिहाज से। और आज के जो नतीजे हैं, अगर आप मुझे एक जुमले में कहना की इजाज़त दें तो मैं कहूँगा कि अवाम ने आर्टिकल 370 मनसूख करने के फ़ैसले को रद्द कर दिया है। और देखिए, और जहाँ तक अभी मैं देख रहा था कि गुपकार इत्तेहाद को 80+ और बीजेपी को 40+ और कांग्रेस को 20+ कुछ सीटें हासिल हुई हैं, तो ये नतीजे ज़ाहिर करते हैं कि इनकी हर कोशिश के बावजूद अवाम ने घरों से निकलकर इनके मंसूबों को नाकाम बनाया है। इसके लिए तमाम जमातें कश्मीर की बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, और उससे ज़्यादा अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि उन्होंने देखिए क्या क्या नहीं किया गया। PDP के कायदीन को, गुपकार इत्तेहाद के कायदीन को नज़रबंद किया गया, बल्कि ये सिलसिला तो आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के तब से जारी है। इसके बाद एक किंग्स पार्टी बनाई गई अपनी पार्टी वगैरह के नाम से। इसके बावजूद, और ज़ाहिर है फ़ौज की निगरानी में इंतखाबात हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हुई होगी। इसके बावजूद अवाम ने यह फ़ैसला दिया है और यानी बीजेपी की सियासत को और उसके अज़ाम को नाकाम बनाया है। और जहाँ तक बात यह है कि आप जमहूरियत की बात करते हैं, अगर आप जमहूरियत के इतने ही बड़े चैम्पियन हैं तो आप यानी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है रेफरेंडम कराने की। देखिए, हम अगर अपना मुँह छुपा लें और हकीकत की तरफ देखना ना चाहें तो ये कोई हल नहीं है। ये दुनिया तस्लीम करती है कि जम्मू कश्मीर का एक मसला है और 70-80 साल से ये मसला है और इसे हल करना चाहिए। कब तक आपसे बचते रहेंगे?
तो इस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त मैं समझता हूँ होनी चाहिए। जी, ये ख्याल थे फ़िरसत साहब के जो उन्होंने पेश किए इंसानी हुकूक़ को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के उस दावे को लेकर जो वो कह रहे हैं कि ये एक हमारी जीत है और हमारे फैसलों की जीत है। तो उन्होंने ये कहा है दरअसल कि जो भारतीय जनता पार्टी की हार है ये आर्टिकल 370 और 35A की जो अगर हम इसको रेफरेंडम देखते हैं तो इसको नकार दिया है कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जनता ने, दोनों हिस्सों में नकार दिया गया है। अलबत्ता वोट देने निकलकर पार्टियों ने इलेक्शन लड़कर जो काम किया है वो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियत को सपोर्ट करने का किया है, बारीक फैसला है। तो मेरे ख्याल से वक्त आ गया है तमाम हिंदुस्तान की आवाम को ये सोचने का, ये जानने का कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह गुमराह कर रही है देश को और देश की बेसिकली एक तरफ से तितर बितर करने की जो कवायद चल रही है, इससे बाज आना चाहिए। ये पंजाब भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, हम तमाम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी रहने दीजिए। हर एक हिंदुस्तानी को अपनी पार्टी बनाने का, अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का और अपनी अपनी मांग लोकतंत्र में रखने का पूर्ण अधिकार है। इस कहाँ ले जाना चाहते हैं इस हिंदुस्तान को? आप तो चांद पे, सितारों पे ले जाने की बात करते थे, आप तो पीछे पुरातन काल में ले जाने के जो है काम कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरे ख्याल से कश्मीरी भाइयों के साथ और पंजाब के साथ और किसानों के साथ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट भाइयों के साथ, इन तमाम चीज़ों को आप हिंदुस्तान के साथ अच्छा काम करिए, आगे बढ़िए। आप भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव लड़िए, ज़बान संभाल के थोड़ी सी बात करिए। इस तमाम जो ये मीडिया है, हिंदी मीडिया, आप कहते हैं, देखिए माफ़ कीजिएगा, एक बात आखिरी तौर पर मैं समझा दूँ, मैंने अपनी तमाम टीम से आपको तारुफ़ कराया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम 4TV की टीम का एक भी फ़र्द इन तमाम चैनलों में बैठे हुए एंकरों और यहाँ के एडिटरों से 1000 गुना ज़्यादा एजुकेटेड है, समझदार है, समझता है तमाम दुनिया को। इनकी हैसियत नहीं है कि इन लोगों के सामने खड़ा किया जा सके। और नाज़रीन, आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि ये बड़े बड़े नक्शे देख कर ना, ये ड्रामे देख कर, ब्रांड देख कर थोड़ा सा बाज आइए, हिंदुस्तान को बचाइए और चीज़ों को प्रमोट करिए, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करिए, बुरे लोगों से से किनारा करिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो कल फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।